हेलो। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट वाला। तो बच्चों, आज हम एक सेशन लेके आए हैं रिगार्डिंग इंजीनियरिंग सर्विसेज। तो जो इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू आपका सिलेक्शन होता है, तो आप किस पोस्ट पे सेलेक्ट होते हो, बीइंग एन आईईएस ऑफिसर या फिर ईएससी इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज जो है उसके ऑफिसर अगर आप सेलेक्ट होते हो, तो फिर आपकी लाइफ क्या होती है, व्हाट आर द पर्क्स एंड बेनिफिट्स। तो आज इन सारी चीज़ों को हम डिकोड करेंगे कि अगर एग्जाम देके एग्जाम के लिए आप एस्पायर कर रहे हो, तो आप आगे जाके बनने क्या वाले हो। तो बिफोर स्टार्टिंग गाइज, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ गाइज। माई नेम इज विनोद कुमार दत्तुसलिया। मैं ऑल इंडिया रैंक 1 हूँ गेट मैकेनिकल में, एंड आई ऑल्सो सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड रैंक 3 इन इसरो। तो बीइंग ईएससी ऑफिसर, अभी अभी आपको मैं बताना चाहूंगा कि व्हाट आर द डिफरेंट पर्क्स ऑफ एन आईएएस ऑफिसर। तो बच्चों देखो, जैसा इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम होता है, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम 3 फेज में होता है। आई एम श्योर आप सब लोगों ने थोड़ा बहुत जाना होगा। अगर नहीं है, नहीं पता है, तो कोई बात नहीं। अगर ईएससी ऑफिसर के लिए अगर हम एग्जाम के बारे में बात करें, तो एग्जाम जो होता है इट इज कंडक्टेड बाय यूपीएससी। ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ये एग्जाम करता है, और इसका ईएसई इंजीनियरिंग सर्विसेज ऑफिसर इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम के नाम से आता है। और ये जो एग्जाम होता है, दिस इज फॉर दीज आईएएस ऑफिसर्स। ठीक है। तो अब यूपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट करता है वो बिल्कुल सिविल सर्विसेज के पैटर्न पे ही एग्जाम कंडक्ट करता है। जैसे सिविल सर्विसेज में तीन स्टेज का एग्जाम होता है, प्री होता है, मेंस होता है, और उसके बाद में इंटरव्यू होता है। सेम यहाँ पे भी जो एग्जाम होता है, प्री, मेंस और इंटरव्यू के बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन होता है। ठीक है। तो जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जब फाइनल आपकी कट ऑफ निकल जाएगी, तो उसके बाद में आप ज्वाइन करोगे, तो आप कहाँ पे ज्वाइन करते हो। तो गाइज, जैसा सिविल सर्विसेज में देखा है, सिविल सर्विसेज में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि आईएएस होता है, फॉरेन सर्विसेज वाले होते हैं, उसके बाद में आईपीएस होते हैं, इंडियन पुलिस सर्विसेज, उसके बाद में रेवेन्यू सर्विसेज, डिफेंस अकाउंट सर्विसेज, पोस्टल सर्विसेज, टेलीकम्युनिकेशन। तो बहुत सारी सर्विसेज होती हैं। अब ये सर्विसेज करती क्या है। तो देखो, आपने देखा होगा कि इंडिया का जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है उसमें क्या होता है, सबसे पहले होता है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर मतलब आपका पार्लियामेंट, जहां पे सारे एमपीज बैठते हैं और वो आपकी पॉलिसी बनाते हैं, मतलब रूल्स बनाते हैं, या फिर कुछ जो भी नियम बनाते हैं, या फिर डिसीजंस लेते हैं। तो उसके बाद में आता है उसके नीचे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इंडिया में यही 3 टियर स्ट्रक्चर है। तो जो एग्जीक्यूटिव वाला पार्ट है, जब पॉलिसी बना दी पार्लियामेंट ने या कोई लॉज बना दिए, बिल्स लेके आए हैं, तो उन लॉज को या फिर उनको इंप्लीमेंट करने वाला कौन होगा। तो इंप्लीमेंट करने के लिए आती है मिनिस्ट्रीज, जिसको हेड करता है एक मिनिस्टर। हर एक मिनिस्ट्री को 1 या 2 मिनिस्टर हेड करते हैं। तो वो जो मिनिस्टर्स होते हैं, वो मिनिस्टर्स के नीचे पूरा एक सेट ऑफ मशीनरी होता है, गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं। वो लोग इन पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करवाते हैं डिफरेंट डिफरेंट सारे ऑल ओवर द इंडिया। ठीक है। तो आपने एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज देखा होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड पॉलिसीज बनाते हैं। आईपीएस, पुलिस सर्विसेज वाले लोग जो होते हैं, वो सारे स्टेट्स में जाके पुलिस को कंट्रोल करते हैं। उसके बाद में रेवेन्यू सर्विसेज वाले रेवेन्यू के बारे में बात करते हैं और उनका ध्यान रखते हैं। तो ऐसे ही मिनिस्ट्रीज होती हैं जिनमें टेक्निकल लोगों की जरूरत होती है। दोज मिनिस्ट्रीज नीड इंजीनियर्स। ठीक है। तो वो जो इंजीनियर्स होते हैं वो कहां से आएंगे, तो वो इंजीनियर्स का जो सिलेक्शन होता है वो यूपीएससी के थ्रू कंडक्ट करवाया जाता है, थ्रू ईएससी ऑफिसर्स। ठीक है। ईएससी एग्जाम जो है उसमें डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज जो है, तो उसमें अगर मैं बात करूं कौन कौन सी मिनिस्ट्री में आप जॉब करते हो, तो रेलवेज एक बहुत बड़ा चंक है, जहां पे आपको आपका इनटेक होता है ऑफिसर्स का। उसके बाद में सीपीडब्ल्यूडी, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। उसके बाद में डिफेंस, डिफेंस में, नेवी में, और कुछ आर्मी में भी बहुत सारी वैकेंसीज होती हैं, तो वहां पे भी आपको सिलेक्शन होता है। उसके बाद में एनएचएआई जो सिविल सर्विसेज वाले हैं उनके लिए बहुत बढ़िया ही है। पावर एंड टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर। उसके बाद में और भी बहुत सारे हैं, जैसे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, नेवल आर्मामेंट। उसके बाद में टेलीकम्युनिकेशन जो आपका होता है, उन सब में सारे डिपार्टमेंट्स में आपका सिलेक्शन होता है बेस्ड ऑन योर रैंक्स एंड योर प्रेफरेंसेस। ठीक है। तो ये सारी मिनिस्ट्रीज हैं। इन मिनिस्ट्रीज का काम क्या होता है, आप बीइंग एन इंजीनियर अगर जाओगे वहां पे, तो आपका काम क्या होगा, तो आपका काम भी होता है रिलेटेड टू पॉलिसी मेकिंग, implementation of project।
ठीक है। पॉलिसी मेकिंग मतलब आप पॉलिसीज बनाओगे। जैसे एक सिविल सर्विसेज वाला बंदा है, सिविल इंजीनियरिंग वाला बंदा है, वो क्या करेगा, वो इन्विसाज करेगा डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। जैसे मान लो अभी आपने देखा होगा कि इंडियन रेलवेज ने बहुत सारे ब्रिजेस वगैरह बनाए हैं, जैसे चेनाब ब्रिज बना है। तो चेनाब ब्रिज जो इंसेप्शन आया होगा, किसी ने सोचा होगा, तो किसने सोचा होगा? तो ये वही इंजीनियर्स हैं जो इन मिनिस्ट्रीज में बैठे हैं। ठीक है। या फिर कहीं पे एनएचएआई आप अपना एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, जैसे गोल्डन क्वाड्रेंगल आपने बनाया है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो बना है, चार जो मेन हाईवेज बने हैं वो किसने बनाए हैं। उसके बाद में डिफरेंट डिफरेंट नेशनल हाईवेज जो बनते हैं वो सब एनएचएआई काम करता है। उसके बाद में रिलेटेड टू जैसे इंडियन नेवी में दो डिपार्टमेंट होते हैं, इंडियन नेवल आर्मामेंट सर्विसेज, जिसमें कि नेवी के रिलेटेड जितने भी आर्मामेंट्स होते हैं उनको प्रोक्योर करना होता है, उनको स्टोर करना होता है, उनको मैनेज करना होता है। सिमिलरली नेवल मटेरियल मैनेजमेंट सर्विसेज होता है, जहां पे जितने भी शिप्स हैं इंडिया के पास में, नेवी के पास में, उन शिप्स को उन शिप्स का प्रोक्योरमेंट, उन शिप का मेंटेनेंस, ये सब होता है। सीपीडब्ल्यूडी में जितने भी सीपीडब्ल्यूडी की कंस्ट्रक्शंस होते हैं, जैसे पूरे ऑल ओवर इंडिया जो पब्लिक वर्क्स होते हैं, जैसे बिल्डिंग्स खड़ी करनी है, गवर्नमेंट की जो बिल्डिंग खड़ी करनी है, वो सब सीपीडब्ल्यूडी करता है। सो दीज आर द डिपार्टमेंट्स जहां पे आप बैठोगे एंड यू विल बी इन्वॉल्व इन द पॉलिसी मेकिंग। बेसिकली आप ऐसा नहीं है कि जाके वहां पे कैलकुलेशन करोगे, नहीं, उसके लिए नीचे लोग होते हैं आपके पास में। आपका जो रोल होगा बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर या फिर प्रोजेक्ट इंजीनियर, इन सब का आप पे सुपरवाइजरी आपका रोल रहेगा। ठीक है। सो इफ यू टॉक अबाउट सैलरी स्ट्रक्चर क्या होता है, या फिर आपकी पोजीशन क्या होती है, तो गाइस यहाँ पे जो सिलेक्शन होता है वो, अगर आप 7 सीपीसी देखेंगे जो कि आपका पे स्केल है लेटेस्ट करंट, उसमें लेवल 10 पे आपका सिलेक्शन होता है। तो जब आप ज्वाइन करते हो तो आप एज ए लेवल 10 ज्वाइन करते हो, ग्रुप ए गेजेटेड ऑफिसर। ठीक है। तो अगर देखोगे लेवल 10 पे तो जो पोजीशन होती है जनरली उसको मिनिस्ट्री में असिस्टेंट डायरेक्टर बोला जाता है। बाकी सब जगह अलग अलग नाम से भी जानते हैं, जैसे असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के नाम से जाना जाता है बहुत जगह। आपकी सैलरी क्या होती है, तो यहाँ पे सैलरी स्ट्रक्चर जो होता है बच्चों, वो सैलरी स्ट्रक्चर थोड़ा सा गवर्नमेंट के हिसाब से अलग से मतलब होता है। आपको सबसे पहले बेसिक मिलती है। ठीक है। बेसिक जो होती है वो बेसिक सैलरीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। बेसिक के ऊपर आपको डियरनेस अलाउंस मिलता है, जो करंटली अभी 60% पे चल रहा है, 60% ऑफ योर बेसिक। ठीक है। उसके बाद में आपको एचआरए मिलता है। एचआरए अगर आप घर लेते हो, अगर आपको गवर्नमेंट अकोमोडेशन मिल गया है तो एचआरए नहीं मिलेगा। अगर गवर्नमेंट अकोमोडेशन आपने अवेल नहीं किया है तो आपको एचआरए मिलेगा। उसके बाद में आपके एनपीएस कंट्रीब्यूशन होंगे, एनपीएस या यूपीएस जो है उसका कंट्रीब्यूशन होगा। और उसके बाद में और भी पर्क्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा, बट मोटा मोटी जो अगर देखोगे तो ये आपके 4 पर्क्स होते हैं। तो जब आप ज्वाइन करते हो तो इस सैलरी पे ज्वाइन करते हो 56,100 पे, उस पे आपका 60% प्लस 30% 90% हो गया, और एनपीएस यूपीएस में 20% और कंट्रीब्यूशन हो रहा है, तो रफली अराउंड 110% आपका एक्स्ट्रा हो गया इससे। तो जो बेसिक सैलरी आपकी बनेगी वो अराउंड 1,20,000 के आसपास बनेगी, और इन हैंड जो आपकी सैलरी आएगी वो मोटा मोटी अराउंड 88,89,000 के आसपास आती है। अब सिमिलरली सेम आपका जब आप लेवल 10 पे ज्वाइन किए हो, जब आप ज्वाइन किए हो तब आप असिस्टेंट डायरेक्टर ज्वाइन किए हो, बट बेस्ड ऑन जनरली अराउंड 4 इयर्स, 4 साल के बाद में आपका पहला प्रमोशन हो जाता है, फिर आप लेवल 12 पे 11 पे पहुंच जाते हो। उसके 4 साल बाद आप लेवल 12 पे पहुंच जाते हो, और मोटा मोटी लेवल 13 इज द मेन लेवल, जिसको बोला जाता है डायरेक्टर पोस्ट, जो जनरली 13 इयर्स के बाद में आप पहुंच जाते हो। ठीक है। सो 13 इयर्स का जो सर्विस होता है वो आप पहुंच जाते हो। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जब डायरेक्टर आप बनते हो तो देर इज अ सिग्निफिकेंट चेंज इन योर सैलरी। अभी करंट स्ट्रक्चर जो है उसमें बेसिक सैलरी 1,23,000 है, और उस पर 110% आपके एडिशनल पर्क्स है। तो आप ये समझो कि अराउंड 2.4 लाख आपका सैलरी इन हैंड आता है एक डायरेक्टर का, जो लेवल 13 पे है। उसके बाद में अगेन 4-4 3-3 2-2 साल करके आपके लेवल बढ़ते जाते हैं, लेवल 14 लेवल 15 तक आप पहुंच जाते हो। ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज द सैलरी स्ट्रक्चर। अगर सैलरी से हम आगे बात करें कि व्हाट आर द डिफरेंट पर्क्स दैट यू गेट, तो सबसे पहला पर्क तो मैंने आपको बताया, अकोमोडेशन, हाउस एंड अकोमोडेशन। आपको घर मिलेगा, जो गवर्नमेंट क्वार्टर्स होते हैं वो आपको दिए जाएंगे। जैसे कि दिल्ली वगैरह में अगर देखो तो दिल्ली वगैरह में आपको 4A
टाइप 4 क्वार्टर्स जो होते हैं, जो 3 BHK जैसा होता है, वो आपको मिलता है। ठीक है, बाकी दिल्ली में थोड़ा सा क्वार्टर्स का कंडीशन खराब है सेंट्रल इसमें। अदरवाइज अगर दूसरे जगह पे आप जाओगे, वहां पे घर की फैसिलिटीज बहुत अच्छी रहती है। ठीक है, देन सेकंड इज ट्रांसपोर्ट एंड व्हीकल। आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है। अगर आप आपको व्हीकल या तो ऑफिस की तरफ से दिया जाएगा, जैसे बहुत सारी जो फील्ड यूनिट्स होती हैं उनमें आपको व्हीकल मिलता है, रेलवेज में आपको व्हीकल मिलता है। बट अगर आप कुछ मिनिस्ट्रीज हैं जहां पे आपको व्हीकल नहीं मिलता है, तो आपको ट्रांसपोर्ट दिया जाएगा। यू गेट 7200 एज अ ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ठीक है, और उसमें प्लस जितना भी DA है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, जैसे 60% और है, तो इसमें 60% और जोड़ लो, तो अराउंड 12,000 के आसपास आपका आता है। इज इट क्लियर? सो ऑफिस व्हीकल फॉर सीनियर पोस्ट या फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस। देन इफ वी गो टू द नेक्स्ट मेडिकल बेनिफिट्स, आपको CGHS सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के अंडर कवर किया जाता है आपको। तो गवर्नमेंट मेडिकल फैसिलिटीज आपको मिलती हैं सब जगह। दीज आर वेरी गुड फैसिलिटीज। आजकल तो बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल जो हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो गए। ठीक है, देन यू हैव ट्रेवल बेनिफिट्स। आपको एज पर द गवर्नमेंट LTC मिलेगा। ठीक है, LTC में क्या होता है? LTC में 4 साल का ब्लॉक होता है। 4 साल के ब्लॉक में फर्स्ट 8 ईयर्स तक तो आपको हर साल LTC मिलता है। उसके बाद में हर 4 साल में 2 बार LTC मिलता है। तो 4-4 साल का ब्लॉक होता है, उसमें 2 बार आप LTC ले सकते हो। एक LTC आपको होम टाउन मिलता है, एक ऑल ओवर इंडिया मिलता है। मतलब आपको फ्लाइट टिकट्स जो है आपकी और फैमिली की पूरी कवर्ड होंगी। होटल एक्सपेंसेस आपको खुद देखना पड़ेगा। ठीक है, तो 4 साल में आपको 2 बार मिलता है, एक होम और एक आपका ऑल ओवर इंडिया। और होम टाउन वाला जो LTC होता है उसको आप नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट या फिर पोर्ट ब्लेयर, लक्षद्वीप, ये जो बाहर वाले आइलैंड्स है इनमें कन्वर्ट करवा सकते हो। जैसे आप 4 साल के ब्लॉक में एक बार ऑल ओवर इंडिया कहीं भी जा सकते हो। जैसे मान लो मैं रामेश्वरम घूम के आ गया, तो फिर नेक्स्ट टाइम जब मुझे जाना है, तो या तो जहां पे मेरी पोस्टिंग है वहां से मुझे होम का मिल जाएगा अगर आपको लेना है। अगर होम का नहीं लेना है तो आप पोर्ट ब्लेयर जा सकते हो, या फिर लक्षद्वीप जा सकते हो, या फिर गुवाहाटी जा सकते हो, या फिर JNK जा सकते हो। तो ऐसे आपको मिल जाएगा। तो 4 साल के ब्लॉक में आपको 2 बार LTC मिल जाता है, पूरी फैमिली का फ्लाइट टिकट आपको मिलेगा। उसके बाद में अदर बेनिफिट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया NPS, आजकल अभी UPS भी आ गया है, तो इधर NPS पे जा सकते हो या UPS पे जा सकते हो। जॉब सिक्योरिटी तो बहुत बढ़िया, आपको कोई जॉब से निकाल नहीं सकता है। ठीक है, फॉरेन ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज बहुत आते रहती हैं, जैसे रेलवेज में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती हैं और बाकी सारे डिपार्टमेंट्स में भी आपको अपॉर्चुनिटी आती है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड फैसिलिटी। पेड लीव्स आपका जो जनरली जितना लीव्स होता है अराउंड 40 प्लस 10 50 के आसपास प्लस हाफ PL 60 के आसपास लीव आपका पेड लीव रहता है एक साल में। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू व्हाट आर द लाइफस्टाइल। देखो, लाइफस्टाइल, आप ऑफिसर हो तो आपकी लाइफस्टाइल जो रहेगी वो एक गवर्नमेंट ऑफिशियल की तरह रहेगी। ठीक है, आप यू सिट एट अ वेरी हाई पोजीशन इन मिनिस्ट्री। तो अगर मिनिस्ट्री में आप बैठे हो तो आपके नीचे बहुत लोग होंगे काम करने वाले, एंड दैट रेपुटेशन यू एंजॉय। ठीक है, जैसे रेलवे वगैरह में अगर देखेंगे तो रेलवे वगैरह में अगर लेवल 13 वगैरह पे आप आ जाते हो, डायरेक्टर वगैरह पे, आपके पास में बहुत बहुत ज्यादा काम आ जाता है। आपके नीचे 1000 लोग होंगे मे बी काम करने वाले, जो आप डे इन डे आउट जिनसे डील करोगे। ठीक है, सो आपके ऑफिसर्स जो रहते हैं वो मोस्टली अच्छे अच्छे लोकेशंस पे रहते हैं। AC अकोमोडेशंस वगैरह आपके रहेंगी, स्टाफ सपोर्ट रहेगा, आपकी बहुत अथॉरिटी होती है। आप हो सकता है जब आप ज्वाइन करो तब से आप स्टार्ट करो, मे बी यू माइट बी हैंडलिंग 500 करोड़ ऑफ प्रोजेक्ट, 500 करोड़ के प्रोजेक्ट आप हैंडल कर सकते हो। ठीक है, इट इज प्योरली डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ जॉब, एंड 500 करोड़ इज नथिंग। जब आप लेवल 13 पे आओगे यू माइट बी हैंडलिंग 10,000 ऑफ करोड़ ऑफ प्रोजेक्ट। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज द लेवल ऑफ अथॉरिटी एंड डिसीजन मेकिंग यू विल बी डूइंग। यहां पे आपके पास में बहुत अथॉरिटी होती है। ठीक है, देन गोइंग टू द बैलेंस लाइफ, आपका जनरली जो लाइफ रहेगा मोस्टली आइदर यू विल बी सिटिंग इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज। मिनिस्ट्रीज में जनरली आप बैठे रहोगे, या मिनिस्ट्रीज के जो हेडक्वार्टर्स होते हैं वहां पे आप बैठे रहोगे। तो यू विल बी हैविंग अ गुड गुड बेसिकली लाइफ। ठीक है, then let's this is what I have already talked about, work life balance। work life balance आपका अच्छा रहता है। प्राइवेट सेक्टर जॉब से जनरली 9 to 5 5:30 वाला जॉब रहता है। बट बहुत बार आपको
जब प्रोजेक्ट्स वगैरह आते हैं तो आपको थोड़ा लेट भी रहना पड़ता है या एग्जीक्यूशन वाले पार्ट में। जैसे जैसे आप थोड़े सीनियर होते जाओगे वैसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी एंड उस टाइम हो सकता है आप 8 बजे भी 9 बजे भी घर आओ। तो ऐसा मत समझना कि आजकल गवर्नमेंट जॉब में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और गवर्नमेंट जॉब्स में भी आपको बहुत 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 देर तक काम करना पड़ सकता है। वर्क मतलब हो सकता है कि लोड आपके पास में ज्यादा हो। ठीक है, then moving on to what is the power and authority, that's what I have already told about। आपके पास में मल्टी करोड़ प्रोजेक्ट्स, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, 10,000 करोड़ के प्रोजेक्ट भी मे भी हो सकता है आप हैंडल करो। यू आर सुपरवाइजिंग इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स, आप सबके ऊपर बैठे रहते हो। अगर मान लो रेल का ब्रिज बन रहा है तो कॉन्ट्रैक्टर्स आपका आप अथॉरिटी हो, वो आपको रोज आके रिपोर्ट देते रहेंगे कितना खत्म हो गया एंड क्या क्या फ्यूचर प्लान। ठीक है, डायरेक्ट रोल इन नेशन बिल्डिंग ऑलरेडी आपको पता ही है। तो ये लोग जो है मिनिस्ट्री में बैठे रहते हैं, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं, इनफैक्ट यहाँ पे जो पॉलिसीज डिसीजन होते हैं वो जाके मिनिस्टर्स को बताए जाते हैं एंड मिनिस्टर फिर उनको आगे प्रपोज करते हैं, उनका अप्रूवल लेते हैं और फिर वो अप्रूव होके आते हैं। सो दीज पोस्ट आर द कोर नेशन बिल्डिंग थिंग्स। मान लो आपने बहुत सारा देखा कि मोदी जी इतने करोड़ प्रोजेक्ट का आपको ये करने वाले हैं कि उद्घाटन करने वाले। वो प्रोजेक्ट किसने डिसाइड किए? वो प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री में जो बैठे हुए लोग हैं, वही इंजीनियर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, सब जो लोग बैठे हैं उन्होंने ही किसी न किसी टीम ने बना के दिया है। सो यू विल बी अ पार्ट ऑफ दैट टीम। ठीक है, सो आई होप गाइस आई हैव गिवन यू अ फेयर डिसेंट आइडिया अबाउट what is the role, what is the authority and what is the nature of job of an EAC officer। ठीक है, आई एम श्योर आप थोड़ा सा इंस्पायर हो गए इससे एंड यू माइट हैव ऑलरेडी हर्ड अबाउट दिस नेम। नॉर्थ इंडिया में तो बहुत सारे लोग हैं जिनके पेरेंट्स जो हैं जानते हैं इनके बारे में, तो वो आपको जरूर गाइड करेंगे। बट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट job opportunity for engineers। So guys, in case you have any doubt, you can let me know in the comment section। You can join our telegram channels and वहाँ पे आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो and we will give you the detailed guidance about what to do। ठीक है, so that's all what we have for today। thank you so much। see you for next video जहाँ पे हम आपके लिए ऐसे ही कुछ और भी सेशंस लेके आएंगे। थैंक यू।